हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद इसके ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ऑल बेसिक फार्मूलाज को, फिजिक्स के ऑल बेसिक फार्मूलाज को क्या किए, अध्ययन किए थे। ठीक उसी प्रकार आज हम क्लास 9th के चैप्टर गति को पढ़ेंगे, यानी मोशन को पढ़ेंगे। आखिर मोशन होता क्या है। मोशन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक चैप्टर होता है। इसको देखा जाए तो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक वीडियो है। साथ ही साथ जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, तो चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गति। गति बाबू हर स्टूडेंट के लिए, हर एक तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव जेईई नीट, जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, सभी के लिए वीडियो क्या है, रामबाण है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गति के बारे में पढ़ेंगे। गति क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को हम समझाना चाहेंगे गति क्या होता है। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो इसका परिभाषा हमने लिखा है क्या, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या करता है, यानी गति कर रहा है। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है बाबू, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी तब हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमारे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो बाबू क्या करें हम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो वस्तु गति की स्थिति में है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, किसी पद पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वो चलते चलते आकर यहाँ क्या हो जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, मान लेते हैं क्या है, ये बंदा चलते हुए यहाँ आया है, यानी ये बिंदु मान लेते हैं क्या, एक पोजीशन मान लेंगे इसको। इस बिंदु से चलकर ये क्या कर रहा है, इस बी बिंदु पे आकर खड़ा हो जा रहा है। यानी ये अपने क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। बट क्या, समय के साथ कुछ तो समय लगा होगा, यानी दूरी चलने में उसको क्या लगा होगा, समय लगा होगा। ये कह रहा है जब कोई वस्तु समय के साथ, मान लो 1 मिनट में अपनी स्थिति परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति को क्या करता है, परिवर्तन करता है, यानी इस पोजीशन को चेंज करके कहाँ जाता है, बी पे आ जाता है, तब हम उसे कहते हैं क्या, ये वस्तु गति कर रही है। बट ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, बट इसमें क्या कर रहा है, दूरी को तय करने में जो समय भी लग रहा है और अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब हम कहेंगे उस स्थिति में वो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक उसी प्रकार यह अभी हमारा जो डेफिनेशन है, अभी क्लियरिटी क्या पूर्ण रूप से नहीं है, अभी कुछ क्या है, अधूरा है। तो इसको पूरा हम इससे करते हैं, यानी कोई भी एक स्थिर बिंदु होना चाहिए। गति को समझने के लिए एक स्थिर बिंदु होना चाहिए। मान लीजिए क्या, हम यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ आए हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को चेंज किया। तो हम कैसे माने कि हम अपने पोजीशन को चेंज किया, कैसे माने कि हम अपने पोजीशन को चेंज किया, मानेंगे ऐसे, मानेंगे हमारी कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु मानेंगे तभी तो, यानी उसके नजरिए से हम देखेंगे, उसके सापेक्ष, यानी इस बिंदु के सापेक्ष हम क्या किए, गति किए। हम उस बिंदु को माने हैं तब कि हम ये कॉर्नर से, व्हाइट बोर्ड के कॉर्नर से हम क्या कर रहे हैं, वहां से हम यहाँ आए हैं। माने हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम यहाँ से, इस बिंदु से हम यहाँ आए हैं। यानी गति को सरल भाषा में हम यह समझाना चाहते हैं कि गति को समझने के लिए एक स्थिर बिंदु की भी आवश्यकता है। नहीं तो इस ब्रह्मांड में सब वस्तुएं गति कर रही है, पृथ्वी भी गति कर रही है, मेरा सौर मंडल भी गति कर रहा है, ट्रेन, ब्लड, मनुष्य का हर एक शरीर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है।
तो हम कैसे जानेंगे कि वो गति कर रहा है? किसी एक स्थिर बिंदु से ही तो समझ सकते हैं कि वो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। यानी एक बिंदु होगा, यानी ये देखेगा, मान लो ये मोहन है, मोहन क्या कर रहा है, देख रहा है कि हम इस बिंदु से हम यहाँ आए हैं, तब मैं समझ रहा है कि हम इस गति कुछ किया हूं, गति कुछ किया हूं। कैसे? एक स्थिर बिंदु मान रहा है, तब जगह क्या कर रहा है, मोहन को मालूम पड़ रहा है कि हम गति कर रहे हैं। तो इसको गति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, स्थिर बिंदु। क्या है? स्थिर। इसलिए जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है, गति कर रही है। तो एक और लाइन लिखना चाहेंगे जो क्या है, क्या है, गति एक सापेक्ष पद भी है। क्या है? गति एक सापेक्ष पद भी है। कैसे? सापेक्ष यानी इस बिंदु के सापेक्ष यह क्या कर रहा है, बी कंपेयर कर रहा है, तभी तो इसको मालूम पड़ रहा है कि मैं, मोहन को मालूम चल रहा है कि मैं गति कर रहा हूं, यानी ए के सापेक्ष में गति कर रहा हूं। यही इसका कहना है कि गति एक सापेक्ष पद भी है। हम जब तक सापेक्ष नहीं मानेंगे, किसी बिंदु को, किसी स्थिर बिंदु को सापेक्ष नहीं मानेंगे, तब तक हम यह अभ्यास नहीं कर सकते हैं कि हम गति कर रहे हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमको गति को समझने के लिए एक स्थिर बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। हम गति कर रहे हैं तो हम किसी वस्तु को ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक हम किसी स्थिर बिंदु को यानी किसी पॉइंट को नहीं मानेंगे, तब तक हम गति का अभ्यास नहीं कर सकते हैं कि हम वो वस्तु या ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है? तो बाबू, कुछ वैज्ञानिकों ने गति को समझने के लिए बहुत ही मंथन, बहुत ही दिमाग खर्चा किया। आखिर गति को कैसे समझा जा सकते? उन्होंने देखा कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु, सब कुछ क्या कर रहा है, यानी गति ही कर रही है। तो कैसे समझा जा सकता है? तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेट दिया, निर्देशांक ज्यामिति के ग्राफ से। इसका बस बता दे रहा हूं आप लोगों को। वाई द एक्स एक्स। तो उन्होंने समझने के लिए एक निर्देशांक ज्यामिति का क्या क्या अनुपालन किया, जिसमें उन्होंने यहां एक मूल बिंदु O को 0 माना। क्या माना? एक स्थिर बिंदु उन्होंने एक कोऑर्डिनेट में क्या माना, 0 माना। इसको समझेंगे हम कब, जब गति को ग्राफीय विधि द्वारा जब समझेंगे तब। तो ये वैज्ञानिकों ने माना था इस चीज को। तो गति को जब हम ग्राफ द्वारा समझेंगे तब इसका क्या आएगा, यूज आएगा। क्या बाबू? गति को समझने के लिए, इसी प्रोसेस को समझने के लिए हम एक टॉपिक के बारे में समझेंगे। क्या? भौतिक राशियां। क्या? भौतिक भौतिक राशियां, यानी वे राशियां जिनका माप, तौल किया जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है बाबू? तो गति को समझने के लिए एक टॉपिक का हम प्रयोग करेंगे, भौतिक राशियां। वे राशियां जिनका माप, तौल किया जा सकता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। ठीक है बाबू? अब हम जानेंगे क्या, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार मैंने बताया दो होता है। पहला अदिश राशि स्केलर, और दूसरा होता है सदिश राशि यानी वेक्टर।
अदिश राशि है वे राशियां जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। यानी वे राशि यानी वे भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। ये भौतिक राशि है जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है बाबू, यह मेरा क्या हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुआ। ये भौतिक राशि है जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान चल, उदाहरण के लिए क्या हो जाए? द्रव्यमान, चाल, आयतन, दूरी, क्या होता है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, दूरी इत्यादि। तो यहां से समझ में आया अदिश राशि का डेफिनेशन। ये भौतिक राशि है जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे सदिश राशि, यानी वे भौतिक राशि जिनको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसे हम सदिश राशि बोलते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है, जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ से हम सदिश राशि का डेफिनेशन क्लियर हुआ। वे भौतिक राशि जिनको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में आज हम भौतिक राशियों के प्रकार बता दिए आप लोगों को बाबू कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला अदिश राशि स्केलर, दूसरा सदिश राशि वेक्टर। तो अदिश राशि दम आप अभी याद कर लेंगे मेरे साथ। ये भौतिक राशि है जिनको मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है बट दिशा की नहीं, उसे हम सदिश अदिश राशि बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार सदिश राशि यानी वे भौतिक राशि जिनको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक सदिश राशि बोलते हैं। तो सदिश राशि का कुछ उदाहरण होगा क्या? सदिश राशि का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सदिश राशि का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या होगा? वेग। वेग में क्या होती है? दिशा होती है। विस्थापन। विस्थापन में भी क्या होता है? दिशा होता है। क्या होता है? दिशा होता है।
हम बताएंगे वेग किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, एक एक करके हम पॉइंट को क्या करेंगे, आप लोग को यह क्या करेंगे, बताएंगे। बट तब तक इसे समझ लीजिए कि सदिश राशि को वेग, विस्थापन, त्वरण, वैद्युत क्षेत्र। तो सदिश राशि वे भौतिक राशि जिनको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अदिश राशि वे भौतिक राशि जिनको मापने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं,